सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ जुड़ते हैं तो हम आपको पहले यह बताते हैं, रिपीट करते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकार का गठन इसलिए हुआ है ताकि कोई न्याय से वंचित नहीं रहे। आमतौर पर यह माना जाता है कि न्याय व्यवस्था बहुत महंगी है, उसमें बगैर पैसे के, बगैर पहुंच वाले का न्याय मिलना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह व्यवस्था कर दी गई है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, असमर्थ हैं आप, तो आपकी भी वहाँ कानूनी सहायता की जाएगी। इसमें कुछ श्रेणियों को बिल्कुल मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात की गई है, जिसमें महिलाएं हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ट्रांसजेंडर हैं और 3 लाख से जिनकी आमदनी कम है, उन तमाम लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने की ज़रूरत अगर आन पड़ी तो उसके सारे खर्च की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। डीएलएसए के ऑफिस में जाएं, डीएलएसए सेक्रेटरी से मिलें या वहाँ जो स्टाफ है उनसे मिलें, मिलकर के अपनी बात बताएं। और अगर आपको लिखने नहीं आता है तो आपकी कंप्लेन, आपकी शिकायत, आपके हक, आपकी मांग को वो कागज़ पर लिख देंगे और कागज़ से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आ सकने में असमर्थ हैं तो आप अपने डाकिया से संपर्क करिए या वहाँ जो पैरालीगल वॉलंटियर है उससे संपर्क करिए, वो आपकी मदद करेंगे और इसमें बात आगे बढ़ेगी। कानून की बात में अलग अलग मुद्दों पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे जो पैनल एक्सपर्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एस प्रसाद साहब जिला जज रह चुके हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, एकेडमी में पढ़ाते हैं, जुडिशियल एकेडमी में पढ़ाते हैं और विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। हम इनसे आज बात करेंगे जो मेंटेनेंस की बात है, देखभाल और सुरक्षा की बात है, जो नए कानून में परिवर्तन हुआ है, पुराने कानून में क्या था, अभी क्या है और कैसे हम डिमांड कर सकते हैं, उसके तरीके क्या हैं। हमारे साथ हैं एस प्रसाद साहब जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, जोहार। ये जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कैसे डिमांड किया जा सकता है और कैसे इसको हासिल किया जा सकता है? मेंटेनेंस का प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 125 ऑनवर्ड्स था। अब ये भारतीय सुरक्षा संहिता में ऑनवर्ड्स 144 है। इसमें मेंटेनेंस का प्रावधान है, अगर यदि कोई व्यक्ति अपने पत्नी का, अपने बच्चे, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, और अपने माता पिता, इनका मेंटेनेंस करने में समर्थ होते हुए भी मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। इसमें जो प्रावधान है कानूनी, इसमें मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, एम्पावर्ड है मजिस्ट्रेट। लेकिन वस्तुतः ये मेंटेनेंस का जो मामला है वो चलता है फैमिली कोर्ट में और वहाँ पर वो आवेदन दिया जा सकता है और मेंटेनेंस वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, उसमें तो ये जो कानूनी प्रावधान है 2 तरीके हैं। एक तो पुलिस थाना में जाना, पुलिस थाना से प्रोसेस करके आगे बढ़ना, और सीधे कोर्ट में जाना। क्या प्रोसेस है इसमें? इसमें सीधे कोर्ट में जाने का प्रोसेस है। मेंटेनेंस सीआरपीसी का पहले था और अब जो सुरक्षा संहिता में है, इसमें आप सीधे कहा गया है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए। इसमें पुलिस के पास जाने के लिए नहीं कहा गया है। मजिस्ट्रेट के, और वो जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के आदेश से अब फैमिली जज के कोर्ट में है, सीधे वहाँ पर ये केस फाइल। मैंने उनको किस मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना पड़ेगा? किसी मजिस्ट्रेट में उनको जाना होगा फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली कोर्ट में उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा या जो प्रोसेस है कोर्ट का उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। और अगर कैटेगरी में आते हैं तो उनको डीएलएसए में जाकर के चीज़ें समझनी होगी। डीएलएसए में अगर वो समर्थ नहीं है तब डीएलएसए में समझने के लिए, अगर नहीं समझ में आती है बात तो समझने की, तो हाँ, समझने के लिए जा ही सकते हैं। भाई हमारे ये मुश्किल है, मेंटेनेंस के लिए हम आए हैं, तो हम कैसे प्रोसेस में जाएं, इतना तो लोग बता ही सकता है वहाँ पर।
हम बता दे सकते हैं। ऐसे बताने को तो हम लोग इसी के लिए प्रचार प्रसार के लिए यहाँ भी इकट्ठे होते हैं और इसका प्रचार करते हैं कि जो कोई भी है वो जाए। इसमें अगर सक्षम है तो तब तो वो अपना प्राइवेट वकील करें, और अगर सक्षम नहीं है और जो प्रावधान है उस कैटेगरी में आते हैं तो उनको DLSA से मुफ्त कानूनी सहायता दिया जाएगा। आपने एक बात की, समर्थ होते हुए भी नहीं दे रहे हैं, तो समर्थ और असमर्थ ये दोनों की परिभाषा में थोड़ा सा क्लियर करिए। इसलिए कि आमतौर पर में जो केसेज आ रहे हैं उस असमर्थ वाले भी केसेज आ रहे हैं कि मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कैसे मेंटेन कराया जाए? पुराने जो जजमेंट को अगर आप देखिएगा तो यहाँ कहा गया है कि यहाँ भिखारी भी अपनी पत्नी को मेंटेन करता है। तो मेंटेन करने का अर्थ है जो मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं उसको देने में अगर समर्थ है कोई व्यक्ति तो उसको दे देना है। अगर वो अपने इस दायित्व से भागता है तो कोर्ट के आदेश से उसको देना होगा, और कोर्ट आदेश करती है कि उसको मेंटेनेंस पे करना है। वो पर मंथ के आधार पर पे किया जाता है। एक तो हो गया पत्नी का, दूसरा हो गया बीवी बच्चों का, तीसरा हो गया माँ बाप का। जी, तो इसके लिए अलग अलग प्रोविज़न है क्या? नहीं, तीनों के लिए उसी सेक्शन में प्रावधान है। बच्चे में आ जाते हैं नाजायज और जायज दोनों तरह के बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जो शादीशुदा बेटी हो, अगर यदि वो उसका हस्बैंड नहीं कर पा रहा हो मेंटेन अपने ससुराल में, तब तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करेगी। अगर शादीशुदा नहीं है तो अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दूसरा है कि अगर यदि माता पिता स्वयं अपना मेंटेन करने में, या पत्नी या बच्चे जो भी हैं स्वयं अपना मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, तब वो अपने पिता से, हस्बैंड से, बच्चे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दो तीन खबरों से बात को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़े उद्योगपति के आया कि उनका बेटा जो है मेंटेन नहीं कर रहा है। वो मंदिर में और वहाँ खड़ा होकर के सराय में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। फिर बाद में आया, फिल्में कई बनी इसमें। तो वो मेंटेन करने के लिए जो प्रोविज़न है, एक बाप ने जो अर्जित किया बेटे के नाम कर दिया, और बेटा कह रहा है कि नहीं वो एस्केप कर जा रहा है किसी न किसी बहाने, तो पुलिस फोर्स या शासन का फोर्स या जुडिशरी का फोर्स कैसे होगा कि उसको मेंटेन करना ही करना इसके लिए सबसे पहले मुकदमा लाना होगा। मुकदमा में कोर्ट जो ऑर्डर करती है वो इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर सकता है कोर्ट, या फिर उसको पर मंथ के हिसाब से दे सकता है। कहीं कहीं अगर डाइवोर्स का मामला आ जाता है पति पत्नी में, या कोई वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव आता है, तो उस तरह से भी मेंटेनेंस दिया जाता है। लेकिन मुकदमा दायर होने के बाद और जिस डेट में ऑर्डर होता है, यही 2 डेट से मेंटेनेंस अलाउ किया जा सकता है। जैसे कोई मुकदमा आज हुआ तो कोर्ट चाहे तो जिस डेट में मुकदमा आया उस डेट से मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है, या फिर जिस डेट को वो ऑर्डर कर रहा है उस डेट से अलाउंस दे सकता है। कई मामले इस तरह के आते हैं जिसमें कि पत्नी जो है वो कह रही है कि हम साथ नहीं रहेंगे, या 15 दिन 1 महीने साथ रही, उसके बाद मेंटेनेंस का दावा करने लगती है कि हमको मेंटेन किया जाए। दूसरा मामला यह आता है कि हम साथ नहीं रहेंगे, तलाक भी नहीं देंगे, अलग भी नहीं होंगे और हमको मेंटेनेंस चाहिए। तीसरा मामला जो हिंदू लॉ है, जो मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ है, तो इस लॉ के चलते मेंटेनेंस का क्या है? जैसे कि मुस्लिम लॉ में आमतौर पर होता है कि आपको जो दैन मोहर की बात हुई वो दैन मोहर देंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं देंगे। तो ये जो एक्ट है उस एक्ट में मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी है कि दैन मोहर के अलावा उनके जीवन भर का वो किया जाए? ये जो प्रावधान है मेंटेनेंस का, ये हिंदू मुस्लिम सभी पे लागू है। बीच में साहबानों केस के बाद संसद के द्वारा अमेंडमेंट में, संसद के द्वारा वो जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको बदल दिया गया, रद्द कर दिया गया। लेकिन नया जो भारतीय सुरक्षा संहिता लागू हुआ है, इसके बाद अब चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो सभी पे ये लागू है। और इसमें जो रहने और अलग होने की बात है, अगर कोई पत्नी रहने से इनकार करती है तो अमूमन न्यायालय देखेगा कि
किस परिस्थिति में वो पति के साथ रहने से इनकार कर रही है। अगर यदि उस न्यायालय को संतुष्टि हो जाता है कि इसका अलग रहने का कारण उचित है, तब वो मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है कोर्ट। अगर उसको लगता है कि इसका नाजायज़ रहने का आधार अलग है जो न्याय संगत नहीं है, तो मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगा। उसी प्रकार अगर कोई पत्नी एडल्ट्रेशन में है, नाजायज़ रिश्ते में शामिल हो गई है, तो मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अगर यदि किसी का विवाह विच्छेद हो गया है, मेंटेनेंस उसको दिया जा रहा है, लेकिन विवाह विच्छेद के बाद वह कोई दूसरी शादी कर लेती है, तो भी मेंटेनेंस समाप्त हो जाएगा। नहीं, एक और स्थिति है जिसमें कि पत्नी कमा रही है, पति नहीं कमा रहा है। वैसी स्थिति में पत्नी अगर मेंटेनेंस मांगती है तो पति को कितना ये माना जाएगा? इसमें ये प्रावधान तो कहीं इसमें है नहीं, लेकिन आप प्राय सुनते होंगे कानून एक बार बन जाता है, संविधान जैसे एक बार बन चुका, संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट आता है या कोई कानून बना, कानून बन के इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन हर बार कोर्ट का इंटरप्रिटेशन वो डिफरेंट होता है। ये जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट का होता है, यही किसी कानून को जीवंत बनाए रखता है। और ये इंटरप्रिटेशन जो है नई परिस्थिति में नए चीज़ आते हैं। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि अगर पत्नी स्वयं कमा रही है और पति का आमदनी उससे कम है, नहीं है ही नहीं, आमदनी है नहीं या बहुत कम है, हाँ, या नहीं है, इस परिस्थिति में तो मेंटेन करने का जो दायित्व है वो पति पर पहला ही इसमें प्रोविज़न है कि पति अगर मेंटेन करने में सक्षम है या कोई व्यक्ति मेंटेन करने में सक्षम है, पहला चीज़ ये पूरा होना चाहिए। नहीं, ये हम थोड़ा और स्पष्ट होना चाहेंगे। पत्नी कमा रही है और पत्नी अपने को मेंटेन करने में सक्षम है। हाँ, उसी पर पति जो है बहुत मामूली कमाई कर रहा है, किसी ढंग से दाल रोटी चल रही है। जी, हम वही कह रहे हैं कि पहला इसमें जो प्रोविज़न है 144 में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता को मेंटेन करने में सक्षम है, अच्छा, और सक्षम होते हुए भी नहीं कर रहा है, तो इस समय जब आ जाता है कि अगर उसकी आमदनी बहुत कम है, तो इसका अर्थ है कि वो मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। दूसरी परिस्थिति आप बोले कि पत्नी काफ़ी अच्छा कमा रही है, पति उससे काफ़ी कम कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, तब तो वो मेंटेन करने में सक्षम ही नहीं है, वो प्रोविज़न ही नहीं लागू होगा। दूसरा है कि अगर वो पत्नी से कम कमा रहा है और पत्नी अपना मेंटेन करने में स्वयं सक्षम है, तो मेंटेन करने की बात तब होती है जब स्वयं व्यक्ति अपना मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। जब व्यक्ति स्वयं अपने को मेंटेन करने में सक्षम है, तब वो बात ही नहीं आता है, मेंटेनेंस मिलेगा नहीं। हम इसलिए उठा रहे हैं कि बहुत इस तरह के मामले आते हैं जिस मामले में पत्नी सक्षम होते हुए भी आईटी में है, अफसर है, लेकिन वो मेंटेन करने की उस पति से मांग कर रही है जो पति उसके तुलना में कम कमा रहा है या लगभग नहीं कमा रहा है। किसी ढंग से प्रेम किया, प्रेम से शादी हो गई या पारिवारिक शादी हुई जिसमें कि उसको नौकरी लगी, इसकी नौकरी नहीं लगी। इस मामले में एक हम मुकदमा का उदाहरण देना चाहेंगे जिसमें पत्नी क्लेम करती है कि पति का जो आमदनी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो करोड़ों में कमाता है, और तलाक होने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद उसको पति से उतना ही चाहिए जिससे कि वो जिस समय पति के साथ रह रही थी उसका जो लाइफ का स्टैंडर्ड था उसी स्टैंडर्ड से वो लाइफ बिता सके। तो कोर्ट का इसमें निर्णय आया कि लाइफ का उसका स्टैंडर्ड अपने पिता के घर में कैसा था, अपने पिता के घर में जो उसके लाइफ का स्टैंडर्ड था, तलाक के बाद उसको अपने पिता के घर में रहते हुए जो स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा देने के लिए पति को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब फिर यहाँ प्रश्न आता है कि अगर यदि पत्नी अपना मेंटेन करने में सक्षम है तो उसको किस आधार पर और कितना मिलेगा, तो उसमें स्टैंडर्ड वही देख लिया जाएगा और उस आधार पर ही उसको मेंटेनेंस मिलेगा। हम इसलिए दर्शकों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक तो मजदूर क्लास हो गया जो रोज़ कमाता है, खाता है, उसमें भी माता पिता के भी मामला आ सकता है, पत्नी का भी मामला आ सकता है कि हमको मेंटेन नहीं कर रहा है। दोनों मजदूरी करते हैं, पति मजदूरी करता है, पत्नी भी मजदूरी करती है। कल को पत्नी मजदूरी कर रही है, पति मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग हो गए किसी कारण से या किसी कारण से साथ नहीं रहना चाहते हैं, मेंटेनेंस मांग रहे हैं,
तब उस पर जो मेंटेनेंस होगा तो मेंटेनेंस क्या होगा, जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया, तो इस मामले में भी हम समझना चाहते हैं। अब किसी का मेंटेनेंस की बात है तो व्यक्ति पे दायित्व है अपना मेंटेनेंस करना, पत्नी को मेंटेन करना, बच्चों को मेंटेन करना, अपने माता पिता को मेंटेन करना। अब कोर्ट देखती है कि इस पे दायित्व कितना है और इसकी आमदनी कितनी है और लाइफ स्टैंडर्ड किसका क्या हो सकता है, इस आधार पे कोर्ट का निर्णय आता है। नौकरी पेशा, व्यवसायिक और आमदनी का कोई लगातार रेगुलर सोर्स नहीं होना, इन तीन तरह के मामलों में फिक्सेशन कैसे होगा? जहाँ मेंटेनेंस की बात आती है, सबसे पहले ये सिद्ध किया जाता है कि वो मेंटेन करने के लिए दायी है, मेंटेनेंस उसको देना है या उसको मेंटेन करना है। दूसरा आता है कि ये मेंटेन पाने के लिए दूसरा पक्ष हकदार है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि जिस पर मुकदमा लाया गया है उसकी आमदनी कितनी है। चौथा पॉइंट आता है कि उस पर दायित्व कितना है, कितना लायबिलिटी है, और तब ये निर्णय किया जाता है कि कितना मेंटेनेंस उसको किसको देना है। इसका प्रोसेस वही होगा, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जा करके आप अपना एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन देकर अपने एडवोकेट को रख करके अपना प्रोसेस शुरू कराइए। जी जी। माता पिता वाले मामले में अगर मेंटेनेंस कोई नहीं दे रहा है, माता पिता इतने भी सक्षम या पेंशन मिल रहा है, वो जा करके अपना घर बनाया, घर से निकाल दिया, उनको जा करके वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, वो चाह रहे हैं कि रहें लेकिन घर की परिस्थिति यह नहीं है, वैसी परिस्थिति में क्या हो? जैसे एक पहले कानून भी बना हुआ था इसके लिए अलग से। एक तो बुजुर्ग लोगों को मेंटेन करने के लिए कानून है ही, वो इसमें नहीं आया है, वो एक तब्दील नहीं हुआ है, वो अलग कानून है। उसके बाद मेंटेनेंस का जो यहाँ है, यहाँ पर उसी अनुपात में जो प्रोविज़न पत्नी के लिए है या जो प्रोविज़न बच्चों के लिए है, वही प्रोविज़न माँ पिता के लिए है। आप लोगों को अदालतों में जब मामले देख रहे होंगे तो कुछ मामले बताइए, जैसे कि एक मामला बताया आपने, दूसरा कोई मामला बताइए जो माता पिता का मामला हो जिसमें मेंटेनेंस की मांग की गई हो। उसमें हम इसमें देखें कि माता पिता के प्रति बच्चों का सामान्यतः अच्छा व्यवहार होता है और बहुत कम ही मामले में देखा गया है कि माता पिता के विरुद्ध बेटा मेंटेन करने से इनकार करता हो। वो अगर जहाँ कहीं भी इस तरह का होता है, मीडिएशन में लोग आते हैं और मीडिएशन में माता पिता के मामले में मामला सुलझ जाता है, इसलिए कि यहाँ पर मेंटेनेंस से ज़्यादा आपसी गलतफहमी का कारण होता है। कभी लगता है माता पिता को कि बेटे का आमदनी ज़्यादा है, ये हमसे छिपा रहा है। कहीं कहीं लगता है कि माता पिता नाजायज़ खर्च कर रहे हैं, लेते हैं और पैसा बचा के किसी और को दे देते हैं, अपने नाते रिश्ते में किसी और को दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये सब होता है। अदरवाइज बच्चे का अपने माँ बाप के प्रति और माँ बाप का अपने बेटे के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है। 10-20 सालों में अगर देखें, पिछले 10 सालों में, तो क्या डिफरेंस देखते हैं? जो पत्नियों के क्लेम्स आ रहे हैं मेंटेनेंस के, क्या परिवर्तन है, क्यों हुआ इस तरह का मेंटेनेंस का मामला? लगातार वो बढ़ता जा रहा है, लगातार रिश्ते टूट रहे हैं। एक तो हम लोगों का समाज जो पहले कृषि प्रधान था वो टूट गया, अब आ गया शहर में लोग। शहर में सब कोई का अपना एक तो सामाजिक आधार नहीं होता है, नए जगह पर लोग आए, नए ढंग के लोगों में, अब वहाँ पर किसी को ये परवाह नहीं होता है किसका क्या इमेज बनेगा और क्या इमेज बिगड़ेगा। दूसरा चीज़ है क्या आमदनी सीमित है, जगह सीमित है, संयुक्त परिवार में रह नहीं सकते हैं, तो ये सारा ताना बाना जो पहले का था वो छिन्न भिन्न हो चुका है। अब नई तरह का कंसेप्ट आ रहा है, नए तरह के परिवेश में लोग रह रहे हैं, उस पर जो हम लोगों का आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं, इसने भी एकाकी बना दिया है हम लोगों को, जिस कारण ये सारा परिवर्तन आ गया। इसमें 10 दिन रहे, 1 महीना रहे, शादी के पारिवारिक शादी में भी, ये क्या नाम, प्रेम विवाह में भी 1 महीना रहे और उसके बाद में मेंटेनेंस मांग रहे हैं। कोर्ट भी परेशान है, मीडिएटर भी परेशान है, कैसे क्या मेंटेनेंस दिलवाया जाए। दोनों आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं या एक काम कर रहा है, आप रहने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पर अलग होने के लिए तैयार नहीं और मेंटेनेंस चाहिए। अभी आप कुछ केसेस में देखे होंगे जिसमें लिव इन रिलेशनशिप है। अब ये माइंड गेम में बदल चुका है। ये लिव इन रिलेशनशिप है या और तरह का प्रेम संबंध जो है लड़के लड़कियों का,
यहाँ पर बहुत जगह माइंड गेम शुरू कर देते हैं, और जो इसमें जीत गया मुकदमा में उसी तरह से चाहता है कि हम जीतते चले जाएं। तो नहीं, गैजेट्स का इस्तेमाल करके जो प्रमाण दोनों इकट्ठे करते हैं, उस प्रमाण के आधार पर दावा करते हैं कि भाई हम तो साथ रहें इसलिए हमको मेंटेनेंस चाहिए। और मैक्सिमम केसेज जो हमको ध्यान है उसमें इस तरह के केसेज आते हैं कि दोनों कमा रहे हैं और 7 साल लिव इन रिलेशन में रहे, 15 दिन भी साथ नहीं रहे और उसके बाद में हम अलग हो जाएंगे और हमको मेंटेनेंस चाहिए, हम छोड़ेंगे नहीं, हमको मेंटेनेंस चाहिए। उसमें कोर्ट देखेगा कि अगर यदि मेंटेनेंस साथ नहीं रहना चाहते हैं फिर भी मेंटेनेंस मांग रहे हैं, तो उनका जो अलग रहने का आधार है वो क्या है। अगर यदि कोई दूसरी लड़की को लाके रख लिया तो ये एक उचित आधार हो सकता है, लेकिन अगर यदि उचित आधार नहीं है अलग रहने का तो मेंटेनेंस ग्रांट नहीं होगा। मेंटेनेंस के लिए स्थानीय स्तर पर जो जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ रहवास है, वहाँ पर कोई सुविधा हो सकती है कि वहाँ हम किसी से मदद ले सकें कि भाई हमको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, जो हमारी मदद करके वहाँ तक पहुँचा सके। इसके लिए मीडिएशन है, PLVs हैं। हाँ, PLVs हैं, मीडिएशन है। आप PLV से संपर्क कर लीजिए, सब डिविजनल स्तर पर इसका ऑफिस है, वहाँ आप चले जाइए। बहुत से जगह जो आपको प्रज्ञा केंद्र वगैरह है वहाँ भी चल रहा है इसका प्रयास। तो प्रयास काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। शासन प्रशासन में एक CDPO को शायद ये जिम्मा दिया गया था, मजिस्ट्रेट्स की भूमिका थी, तो उनसे कुछ मदद मिल सकती है क्या? माता पिता के मामले में भी शायद उनको वो मजिस्ट्रेट बनाया गया था, पत्नी के मामले में तो था ही। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, जुडिशरी को इसके प्रति सेंसिटिव बनाया गया है। आप देखे होंगे कि जितना लेजिस्लेशन आया उस सब में औरतों के पक्ष में आया है लेजिस्लेशन, लेकिन इस कदर बदलाव आ रहा है कि अब कहीं कहीं लगने लगता है कि एक नए लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। डॉरी एक्ट में जो है, डॉरी एक्ट में जो संशोधन हो लगातार होते गए और सुप्रीम कोर्ट को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा, अब स्थितियां बदल गई हैं कि पहले चेक कर लीजिए, उस स्थिति में लगभग यह मेंटेनेंस भी पहुंच गया है जी। इसलिए अब कहीं कहीं अब वैसे मेल के प्रति तो है कि हमारा ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, औरतों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, शासन का भी, जुडिशरी का भी, कि भाई मेंटेनेंस की इसी की जरूरत पड़ सकती है। वहाँ जो परेशानी हो रही है उस परेशानी का क्या इलाज है, वो किसके पास जाए? वो अब जो सचमुच में विक्टिम हो रहा है। हाँ, अब ये स्थिति है कि बहुत जगह जो पहले कोर्ट का इंक्लिनेशन औरतों के प्रति होता था, सॉफ्ट इंक्लिनेशन जो होता था, उसमें बदलाव महसूस किया जा रहा है। अब देखा जा रहा है कि कानून का दुरुपयोग और वो जो सिंपैथी होता है समाज का, उसका कहीं कहीं दुरुपयोग दिखता है। बात को थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे। मेंटेनेंस में क्या क्या मेंटेन करने, जैसे कि आपने कहा कि उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाएगा, तो बच्चा अगर है तब और अकेले हैं तब, परिवार में रह रहे तब और किराए के मकान में रह रहे हैं तब, नौकरी कर रहे हैं तब, नौकरी नहीं कर रहे हैं, माने अपनी आमदनी का कोई जरिया भी है और एकदम जरिया नहीं है। एक तो तुरंत चाहिए मेंटेनेंस, उस अनुसार बदलता है। नहीं, एक तरह जैसे उसको चाहिए, तुरंत चाहिए मेंटेनेंस, इसलिए कि हमारे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, माता पिता भी रखने के लिए तैयार नहीं है, जो पुरातन व्यवस्था है उस व्यवस्था में कि हमने शादी कर दी, उसके बाद में अब तुम समझो और तुम्हारा पति समझे। एक वो स्थिति है, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, बहुत मजबूरी में रह रहे हैं, तो वहाँ मेंटेनेंस तुरंत चाहिए, इमीडिएट हमको रिलीफ चाहिए। दूसरा मेंटेनेंस की भाई ठीक है, एक प्रोसेस में चलेगा, हमको मेंटेनेंस चाहिए, हम पिता के घर में रह रहे हैं। और तीसरा कि हमको बहुत छोटी मोटी आमदनी है जिससे हमारा नहीं चल रहा है। और चौथा कि परिवार में बच्चा भी है, बच्चा माँ के साथ रह रहा है, 18 साल के बाद उसको फैसला करना है, तो वैसी स्थिति मेंटेनेंस का क्या? एक तो मेंटेनेंस का इंटरिम प्रोविज़न है कि जैसे मेंटेनेंस का केस आया, इंटरिम ऑर्डर आ गया कि आप मेंटेनेंस इतना दीजिए, और जब फाइनल ऑर्डर आएगा तो उस इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है उसको उसमें समायोजित किया जाता है। दूसरा परिस्थिति होता है घर में रहने की बात जहाँ तक है, उसमें घरेलू हिंसा अधिनियम जो है उस प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है। फिर आ गया कि बच्चे भी आ गए तो मेंटेनेंस का रेशियो बदल जाता है। जैसे सिर्फ पत्नी है तो उसको जो एक रेशियो निकल जाएगा, फिर बच्चे हैं तो एक रेशियो वहाँ हुआ, चेंज किया, तो ये पोर्शन वाइज चेंज होते रहता है। उसके आमदनी का उस तरह से विभाजन कर दिया जाएगा। जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ इसमें कहीं आड़े नहीं आता है, उसको देकर के एस्केप नहीं कर सकते हैं कि भाई हमको देन मोहर देकर के हम काम चला लेंगे। वो साहबानो केस के जजमेंट के बाद
जो एक्ट आया था उसमें था क्या कि उनका देन मेहर होगा और ये लाइबिलिटी समाज की होगी, और बहुत सा उसका जो मुस्लिम लॉ में था प्रावधान सब उसके अनुसार था। लेकिन अब फिर से नहीं, जिस तलाक का ही प्रोविज़न आई, तलाक आप 3 तलाक कह करके तलाक लेकर के आप मुक्त नहीं हो सकते, ये सुविधा छीन ली गई है ना। तो ये सुविधा छीन ली गई, लेकिन अलग तो हो रहे हैं ना, अलग हो रहे हैं। उस स्थिति में क्या करना है? जैसे अगर कोई तय कर ले कि हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, हम तलाक देंगे ही या पति के साथ या पत्नी के साथ नहीं रहेंगे, आप उसको जेल में डाल दीजिएगा, तो उससे आप क्या जेल निकलना में है? रखिएगा। तो यह है कि कानून को आप किस हद तक सख्त करना चाहते हैं। कानून में जेल में अगर डालने से मिल लचीला, क्या रहा है रास्ता? कानून में अगर लचीलापन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा कड़ा कानून चल ही नहीं सकेगा। हाँ, कानून की बात में आज तो बस इतना ही, इसलिए कि मेंटेनेंस का मामला है। मेंटेनेंस हम लोग भी देखेंगे आगे क्या होना है। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।